मौद्रिक नीति और उपकरण। मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, ठीक है कि नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी में कौन जारी करता है? आरबीआई। पहला है मात्रात्मक और दूसरा है गुणात्मक। क्लियर है? ठीक है ना? इसमें मैंने कुछ लिखा भी है सब। मात्रात्मक में क्या क्या था? बैंक दर, फिर रेपो रेट, ठीक है, फिर रिवर्स रेपो रेट, एमसीएफ, फिर हाँ ओपन मार्केट ऑपरेशन, आरक्षित, हाँ राशनिंग जिसको बोले, ठीक है ना, सब चीजें हैं, ठीक है। और गुणात्मक में आवश्यकता, हाँ बड़े और साख की राशनिंग, ठीक है। तो और इसके आगे में कहाँ पर लिखा दिया सर? नैतिक दबाव तक, बस इसके आगे। अच्छा ठीक है। बजट नीति में ये सब हो चुके हैं, ठीक है ना। बैंक दर लिखाना था, बैंक लिखा क्या गया है? बैंक रेट लिखा है आप लोगों ने? हाँ किसमें? मतलब पॉइंट लिखा दिया जी सर। पूरा चार्ट बता दिया आपने, ठीक है, कि मॉनेटरी पॉलिसी इन उपकरणों पर काम करती है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। उनका मुख्य काम होता क्या है? मतलब मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है? इसका भी तो मैंने बताया होगा, नहीं? आरबीआई का प्रमुख कार्य, मौद्रिक नीति का प्रमुख कार्य क्या होगा? मुद्रा पर नियंत्रण। क्या करना? मुद्रा पर नियंत्रण। उसके बाद कीमत स्थिरता को बनाए रखना, इसका प्राइस स्टेबिलिटी। मूल्य स्थिरता, अगर मूल्य में वृद्धि होती है और कमी होती है तो उसको क्या कहेंगे? अगर मुद्रा मूल्य में वृद्धि हो जाए, यानी मुद्रा स्फीति क्या होती है? मुद्रा स्फीति यानी मूल्य में क्या होगी? वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि, गुड्स, ठीक, गुड्स यानी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है, ठीक है। और होता है दूसरा मुद्रा अस्फीति, मुद्रा अस्फीति या मुद्रा प्रसार। उसमें क्या होता है? मैंने ये भी समझाया था आप लोगों को, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। ये मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर मूल्य का निर्धारण होता है। क्या होता है?
मूल्य का निर्माण किसका? वस्तुओं और सेवाओं का। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत, जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप यहाँ प्याज कम हो जाता है, तो प्याज के लिए क्या होता है, उसकी कीमत कितनी होती है? ऐसे सामान्य तौर पर प्याज की कीमत कितनी होती है? 25 से 30 रुपये किलो, है ना? अगर ये 200 रुपये किलो अगर हो जाए प्याज, तो ये महंगाई बढ़ गई, मुद्रास्फीति बढ़ गई, तो इसके प्रति जवाबदेह कौन होता है? अगर मुद्रास्फीति 4% ±2, यानी अगर ये कहा जाए कि अगर 6% तक अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रास्फीति है तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ गया और कंटिन्यू 3 मंथ, कितना? 3 मंथ, तो कौन जवाबदेह होगा? हाँ, आरबीआई होगा कि गवर्नमेंट होगा? आरबीआई जवाबदेह होगी गवर्नमेंट के प्रति कि आपने जो एक्सेस मनी थी, अतिरिक्त मुद्रा थी, उसको आपने निकालने के लिए क्या कार्यक्रम किया, कौन सी आपने रणनीति अपनाई। ऐसी स्थिति में क्या करता है बैंक? मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति के क्या क्या औजार हैं? सबसे प्रमुख औजार ब्याज दर, ब्याज दर, ठीक है। इसके बाद शाख, ठीक है। इसके बाद फिर तरलता, ठीक है। उसके बाद फिर मूल्य, उसके बाद फिर क्या होगा? महंगाई या मुद्रास्फीति, अगर मान लीजिए मौद्रिक नीति में क्या करना है, अगर ब्याज दर बढ़ गई, देखिए ब्याज दर सभी करते हैं, हर जगह एक सिस्टम और चीज है। आरबीआई वाणिज्यिक यानी शेड्यूल कमर्शियल बैंकों को ऋण देता है और उस ऋण से ही वो लाभ कमाता है, ठीक है ना? बिना उसके कोई काम होता नहीं। तो क्या करेंगे? अगर कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ठीक है, 60 में हो सकते हैं, तो इनके पास अगर ब्याज दर बढ़ गई तो कमर्शियल बैंकों के पास साख सृजन की क्षमता बढ़ती है या घटती है? अगर ब्याज दर किसने बढ़ाया? आरबीआई ने। आरबीआई ने अगर ब्याज दर बढ़ाया तो कमर्शियल बैंकों के पास तरलता या साख सृजन क्षमता कम होगी या ज्यादा? क्या होगा? अगर मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपये, ठीक है, और उसमें से मैं आपसे 2,000 रुपये ले लिया, तो आपकी जो खरीदारी थी, क्या जितने 5,000 उतना खरीदेंगे या 3,000 रुपये कम हो जाएगी?
तो ब्याज दर मान लीजिए आपसे मैं टैक्स के रूप में ब्याज दर दूंगा, यहाँ टैक्स में नहीं करूँगा, केवल ब्याज दर। अगर ब्याज दर पहले 4%, कितना था 4%, और इसको बढ़ाया कर दिया कितना 8%। और पैसा आपके पास 100 रुपया है, तो 100 का 4% कितना हो गया? हाँ? हम कह रहे हैं 4% हुआ, पहले 4% था, तो 100 रुपये का 4 रुपये कितना हुआ? 4 रुपया होगा ना, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और ये 100 रुपये किसके पास है? वाणिज्यिक बैंकों के पास। तो इसमें आप बैंक रेट एक फिक्स रेट होता है। क्या होता है वो? एक फिक्स रेट होता है। बैंक दर वह दर है जिस पर कमर्शियल बैंकों को आरबीआई दीर्घकालीन ऋण देता है। कितना? दीर्घकालीन ऋण देता है, ठीक है। उस दर को क्या कहेंगे हम? बैंक दर। अगर मुद्रास्फीति को कंट्रोल में करना, नियंत्रण में करना है, तो आरबीआई क्या करेगा? बैंक दर बढ़ा देगा। वो भी तो ब्याज ही तो है। तो पहले मान लीजिए 4% का, तो ऐसे मालूम हो गया कि मुद्रास्फीति बढ़ गई। यानी मुद्रास्फीति का मतलब क्या? कि वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ जाता है और मुद्रा का मूल्य घट करके आ जाता है, ठीक है। इसका उदाहरण है कहीं आपको? विश्व वर्तमान में कहीं भी मुद्रास्फीति का उदाहरण है? श्रीलंका, पाकिस्तान, ठीक है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर ब्याज दर 4% से अगर कहा जाए कि 8% हो गया, तो जो 8% है उनको क्या होगा? उनकी लिक्विडिटी क्या होगी? तरलता क्या होगी? कमर्शियल बैंक होगी। अब जहाँ 4% से 8 रुपया देंगे, ठीक है ना। इस सिस्टम में क्या होगी? साख सृजन, लोन देने की क्षमता। कमर्शियल बैंक का काम क्या होता है? लोन देना और एक्सेप्ट करना, रिसिप्ट एक्सेप्ट करना, ओवरड्राफ्ट प्राप्त करना, बिल एक्सचेंज करना और एजेंसी के रूप में काम करना और कॉमन यूटिलिटी का प्रयोग करना। ये उसके काम, यानी कमर्शियल बैंक का काम हो गए 2 काम। प्राइमरी काम में क्या होता है कि सभी बैंकों को एक्सेप्ट और विड्रॉ, ये दोनों कामों को करना पड़ता है। यानी जमाओं को स्वीकार करना, ठीक है, और उनकी मांग को देना। ये बैंक का पहला प्राथमिक कार्य। उसके बाद सेकेंडरी कार्य क्या होगा? सभी के पास बैंकिंग हैबिट होनी चाहिए। इसके अलावा बैंक क्या करेगा? ओवरड्राफ्ट करता है। क्या करता है? ओवरड्राफ्ट करता है। बैंक दर में भी 2 प्रकार के आ जाए, ये कमर्शियल बैंक हो गया और ये आरबीआई हो गया, ठीक है, सीधे लिंक है, ठीक है ना। और इसी पर इसके 3 अस्त्र हैं: बैंक रेट, SLR और CRR, ठीक है। इसके अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशन प्लस क्या है? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, यही है ना, है कि नहीं? अगर तो ये मान चलिए कि बैंक रेट 4% हो गया और उसके बाद CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ये भी रखना पड़ता है बैंक को। कहाँ रखना पड़ता है इसको? किसी भी बैंक को चलाने के लिए CRR और SLR कहाँ रखा जाता है? ये आरबीआई के पास रखेंगे मस्ट रूप से, ठीक है। और
बैंक रेट भी रखेंगे, क्योंकि उन्होंने वहां से ऋण लिया है। भाई मुद्रा की आपूर्ति वही करेंगे और ये नोट छापे कर नहीं सकते हैं। अब इसके साथ साथ ये कितना परसेंट होता है? लगभग 3 से 8% तक होता है, रेंज मिलता है। या 2% से लेकर के 8%, ठीक है, इनको रखना पड़ता है। कैश रिजर्व रेशियो कि इनके ये होता क्या है? ये सिक्योरिटी है उनकी, आरबीआई की सिक्योरिटी है। वो उन्होंने दिया 100 रुपया और इसके बावजूद भी किस पर दिया? बैंक रेट पर। ये इनको कितना पे दिया? ये देंगे 3% या 4%। मान लीजिए 4% उन्होंने दिया, ठीक है, 4% उन्होंने वो रख लिया ब्याज। इसके अलावा फिर उन्होंने CRR 2 से 8% रख लिया। इसके बाद SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, ये कितना? ये भी सिक्योरिटी के रूप में रखेंगे कि अगर कहीं आप डिफॉल्ट हो जाए या कहीं संकट आता है तो आपके पास उतना रिजर्व होना चाहिए और वो भी हमारे पास रखिए, या आप अपने बैंक में ही उस लिक्विडिटी को उतना रखेंगे उसको आप टच नहीं करें। जैसे आप अपने घर में बैंक रखिए, या तो आप अपने घर में रखिए या हमारे पास रखिए, आप जैसे सुविधा के अनुसार। लेकिन अगर SLR कम होता है मानक के अनुसार तो 3% से 5% तक ब्याज दंड के रूप में RBI वसूल करना क्लियर है। अब मान लीजिए 2 से 8 हो गया। SLR की सीमा कितना होती है? मान लीजिए ये हो गया आपका 4% और ये हो गया 4%, 8%। और इसकी सीमा कितनी होती है? ये 5 से 40% तक बढ़ा सकते हैं। कितना बढ़ा सकते हैं? 5 से 40%। एक समय था कि SLR की अधिकतम सीमा 38.5% थी। कब? 1991-92 में सबसे ज्यादा SLR, यानी अगर वर्तमान में देखा जाए तो ये सीमा कितनी है? 18 और 8 कितना हो जाएगा? 26% RBI कहेगा कि हमारे पास आप रखें। 100 रुपया आपने बैंक में जमा किया, आप ही पैसे को करते हैं, उनका कुछ नहीं है। और लेकिन वो उनको सैलरी भी चाहिए और भी खर्चे चाहिए, तो उसके लिए भी तो कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके लिए वो रखेंगे ही मंथली। तो मान लीजिए उसके लिए भी 20% जरूरत पड़ा, ठीक है। अब उनके पास कितना हो गया? 46%। बचा कितना उनके पास? 54। अब वो 54 रुपया पर ही वो क्या करेंगे? 7 का, ठीक है। अगर वो सीजन ज्यादा कर रहे हैं, अगर ये लग रहा है कि मुद्रा इसमें बिगड़ रही है, तो 4% का हमने क्या कर दिया? 8%, ठीक है। इसको 18% कहाँ कर दिया मैंने? 25%, ठीक है। तो उनके पास कितनी रकम हो गई? कम हो गई। इसके बाद आप जो बैंक में जमा करते हैं पैसा, 2 प्रकार से जमा करते हैं। एक तो सेविंग में
करंट में और तीसरे फिक्स। तो जो भी टाइम डिपॉजिट आप करते हैं उसका उनको SLR और CRR और बैंक रेट के रूप में RBI के पास रखना, उसको वो, ठीक है ना, क्लियर है ये? तो ब्याज दर में अगर वृद्धि हो गई तो साख सृजन कम होगा, तरलता क्या होगी लोगों के पास, व्यापारियों के पास, आम जनता के पास क्या होगी, कम होगी। और तो मूल्य क्या होगा, मूल्य में वृद्धि होगी या कमी होगी, कमी होगी। क्यों कमी होगी? क्योंकि मान लीजिए सबसे यहाँ महंगी मिठाई कौन देता है बासु दे देता है ना, और सब लोग जाते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसा हो जाए ग्राहक जेबन है, जो उनके 1000 रुपए की मिठाई है तो कितने में आ जाएगी, घट घट 500-600 में आ जाएगी। क्यों आ जाएगी भाई? क्योंकि डिमांड, लोगों के पास तरलता लिक्विडिटी है नहीं तो डिमांड करेंगे नहीं। आप रोज खाते हैं लड्डू मेवे का बढ़िया 1000 रुपये वाला, ये कहें कि आप पैसा कम हो गया, फॉलो करेंगे, डिनाई करेंगे, और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा तो उनकी मिठाई बिकना बंद हो जाएगी। और जब बंद हो जाएगी तो फिर बोले क्या करेंगे, वे बेचना है, नफा कमाना है, कम मुनाफा मिले लेकिन बिकना चाहिए, तो मूल्य अपने आप कम हुआ, ठीक है। और मुद्रास्फीति क्या हो गई, नियंत्रित हो गई। इसमें वस्तु के भाई, वस्तु तभी तो हुआ मुद्रास्फीति नियंत्रण भाई। मिठाई कितना हुई, जो 1000 रुपए की थी तो कितने पर आ गई, 600 से 700 पर आ जाएगी, 300 रुपये, क्योंकि उन्होंने कितना कर दिया, बढ़ा दिया 20%। बैंक रेट SLR और CRR का किससे ज़्यादा आप करेंगे नहीं, तो आम भाई लोन देंगे ही नहीं, क्या करेंगे भाई, कहेंगे कि हम लोन आपको दे नहीं सकते, नहीं तो बैंक क्या घर बुला कर कार लोन दे देंगे, प्रॉपर्टी लोन दे देंगे, एजुकेशन लोन दे देंगे, कोई भी व्यापार खोलने के लिए हम लोन दे देंगे आपको, कुछ भी जरूरत हो हमसे आप लोन ले जाइए। जब लोन ले जाएंगे तो क्या होगा, उनकी आप जहाँ 2 रुपया खर्च करते थे वहाँ पे आप 5 रुपया भी खर्च करना पसंद करें। क्यों? हो सकता है कभी भी बासु का 1000 रुपये की मिठाई नहीं खाते हैं, लेकिन 50,000 रुपये का आपने लोन ले लिया, इनके घर पर मिठाई लेके जाना चाहिए, बड़ी खुशी की बात है, 50,000 रुपये का लोन लिया है तो पट से 1000 रुपये आपका मिठाई में चला जाएगा। और जब नहीं था तो आप उधर देखते भी नहीं थे, तो साथ क्या हुआ, सर्कुलेशन हुआ, आपके पास पैसा आया नहीं कि 1000 रुपये की मिठाई आपने घर पर खिलाया है ना। अब वो 1000 रुपये दुकानदार के पास गया, फिर वो क्या करेगा, मिठाई बनाएगा, फिर कहेगा कि नहीं लगा पैसे के पास ज़्यादा है और बनाओ और खिलाओ, बढ़िया महंगे और महंगे खिलाओ उनको, और उनको ले जाओ से पैसा निकालो, बैंक करता नहीं काम। और सर जैसे वस्तुओं के मूल्य में कमी होगी, हाँ, तो वस्तुओं की मात्रा में भी तो कमी होगी। क्यों मात्रा में क्यों कमी होगी? हम कह रहे हैं जब डिमांड और सप्लाई किसकी, गुड्स की, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं की, जब डिमांड है ये नहीं है, आपूर्ति रखी हुई है, तो मूल्य नीचे होगा तभी तो खरीद होगी भाई। 1000 रुपये का उनका कीमत का मिठाई जब तक कम नहीं करेंगे तब तक लोग खरीदेंगे नहीं। क्लियर होगा कि नहीं आपको, कि अगर बैंक ने बढ़ाया, किसने, RBI ने, मौद्रिक नीति, तो इसको फॉलो कौन करता है, सभी कमर्शियल बैंक, तो उनकी क्या हो जाएगी, साख सृजन की क्षमता कम हो जाएगी, तो अपने आप। अगर ये मान के चलते हैं कि मुद्रास्फीति, ये कहा जाता है ना कि आर्थिक विकास के लिए
विकास के लिए थोड़ी सी मुद्रास्फीति होना जरूरी है। कितना? 2 से 4% तक इतनी मुद्रास्फीति मार्केट में होनी चाहिए। टालने का काम करता है विकास, ठीक है ना। अगर इससे ज्यादा होता है तो आपके लिए, तो फिर अगर मान लीजिए कि ये मालूम हो जाए आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करती है मनी सप्लाई और डिमांड की, कि लोगों के पास लिक्विडिटी ज़्यादा हो गई है कि कम हो गई है, या कुछ लोगों के पास ज़्यादा है और कुछ लोगों के पास बिल्कुल ही कम है, तो उसके लिए पॉलिसी क्या अपनाती है? तो उसके लिए कहेगी कि बैंक दर को घटा दिया जाए। बैंक दर को जो 8% है वो 6% कर दिया जाए, या 4% है तो उसको 3.5 कर दिया जाए, है ना। जो ये 4% है तो इसको 3% कर दिया जाए, 8% है तो 5% कर दिया जाए, और SLR जो 18% है इसको 15% कर दिया जाए। तो क्या हो जाएगा? तो सस्ता हो गया। तो वाणिज्यिक बैंक क्या करेंगे? कहेंगे हमको और ऋण दे दीजिए, यानी इनकी ऋण में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो ये बुला बुला करके अपने ग्राहकों को ऋण देंगे, ताकि ऋण देंगे यानी ऐसे ऐसे लोन देंगे जो आप कहेंगे हमारे लिए बिल्कुल जरूरी ही है, बिना से काम चले। क्योंकि आपको MSME खोलना है, उद्योग धंधे खोलना है, कोई रोजगार खोलना है, या अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति करना, तो उसको भी नहीं चाहिए ही। तो ये बैंक देता है, आपको बैंक ही देता है और कोई नहीं देता। देता है तो साहूकार भी देता है, लेकिन आपसे इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है, गिरवी भी रखाता है। बैंक भी जो कमर्शियल बैंक है, इसके पास भी 2 प्रकार के ब्याज होते हैं। कौन कौन? प्राइम लेंडिंग PLR, और दूसरा होता है बेस रेट, ठीक है ना। PLR का मतलब क्या होता है? कि हमारा आपके साथ पर्सनल रिलेशन है और आपके पास हमारा विश्वास है। क्यों विश्वास है? एक दिन का विश्वास नहीं है, क्योंकि आप करोड़ों रुपया हमसे ट्रांजैक्शन कई सालों से लेन देन कर रहे हैं, और विश्वास है कि आप लेकर के भागेंगे नहीं। तो आपको ब्याज दर जो दूसरों को हम देंगे क्या %? आज समय ब्याज दर कितना चल रहा है? लगभग 7%, 7 से 8, ठीक है। जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं उनका भी अगर ज़्यादा हमसे रेट इंटरेस्ट करेंगे तो हम नहीं लेंगे आपसे, या फिर कहीं और से हम पैसा उठा लेंगे। तो इनको क्या करते हैं? कम ब्याज दर पर इनको लोन देते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे हैं, जो नए हैं, उनको क्या करते हैं? आपको हम 10% से कम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपका टर्नओवर भी ठीक नहीं है, आपका फॉर्म 16 भी ठीक नहीं है, ई-वे बिल भी ठीक नहीं है, भुगतान की पार्टी या हमारे बैंकों में आपकी मनी भी बहुत कम होल्ड होती है। जैसे मैं 10 रुपये पेमेंट पाता हूँ और बैंक महीना पूरा होते ही निकाल लेता हूँ, बैंक के पास 1000 रुपया बचता है। फिर बैंक से अगर मैं जाऊँगा लोन लेने तो बैंक क्या कहता है? आपकी सिविल स्कोर कितनी है वो चेक करेगा कि आप कौन कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करें और बैंक में कितनी अमाउंट आपके पास है, उसके आधार पर आपको वो देते हैं। अगर सिविल स्कोर कम है तो आपको लोन मिलना संभव, ठीक है। ये क्लियर हो गया मुद्रास्फीति में कैसे काम करती है, ठीक है, और उसके क्या क्या उपकरण। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में इकॉनमी में, लेकिन इसका मूल्यांकन कितने दिनों पर होता है? कितने दिनों में मूल्यांकन करती है? या वाणिज्यिक बैंक अपना लेन देन का हिसाब कब तक करते हैं और आरबीआई का हिसाब कब तक देते हैं?
कुछ रिपोर्टें तो उनकी डे बाय डे होती है, कुछ रिपोर्टें साप्ताहिक होती हैं, कुछ रिपोर्टें 15 दिन पर होती हैं। ठीक है। मौद्रिक नीति आरबीआई कब जारी करता है, कितनी बार जारी करता है? कम से कम साल में 2 बार। इसके लिए एक समिति बनाई गई है, MPC, मौद्रिक पॉलिसी समिति, जिसमें कौन होंगे? 6 मेंबर होंगे। 3 कहां से होंगे? आरबीआई से। और 3 कहां से होंगे? सरकार से, गवर्नमेंट के नामी होंगे। लेकिन इसमें कोई भी सांसद, विधायक, एमएलए, एमपी नहीं होता है। वही होता है जो कमर्शियल क्षेत्रों में, बैंकिंग क्षेत्र में जिसे मतलब दक्षता हो और उसकी नियुक्ति 4 साल के लिए की जाती है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, ये पूरा क्लियर हो गया ना? तो अब बैंक दर, SLR ये सब लिखाना पड़ेगा या आपको पढ़ना या मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के भी उपाय हैं, यदि आपको समझ गया हो? इसको लिखाना अवश्य है या आगे बढ़ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आया तो लिखा दूं? लिखा दूं? अगर मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है, अगर मान लीजिए ये हमेशा जान लीजिए कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाना है तो आरबीआई बैंक रेट, SLR, CRR, रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को क्या देता है? ऋण देता है। लेकिन कैसा ऋण? अल्पकालिक। कितना ऋण देता है वो? अल्पकालिक, 1 दिन से लेकर के 28 दिन। लेकिन 2019 के कोविड के दौरान तरलता की विशेष कमी हो गई थी अर्थव्यवस्था में, लोगों के पास, तो उसका उन्होंने एक पूल बनाया और रेपो रेट जो था उसको लॉन्ग टर्म में बनाया और उसको 1 से 3 वर्ष, यानी 1 मंथ से लेकर के 3 मंथ तक के लिए उसको अल्पकाल के लिए 1 दिन से 28 दिन तक, 15 दिन तक, 1 सप्ताह और 2 दिन के लिए भी ये रिवर्स रेपो रेट पर आरबीआई से कमर्शियल बैंक ऋण लेते हैं। क्लियर है? लेकिन रिवर्स रेपो रेट क्या है? रीपरचेजिंग ऑप्शन। रेपो रेट का मतलब है रीपरचेजिंग ऑप्शन, पुनर्खरीद। ठीक है ना? इसका क्या होगा? रिवर्स रेपो। कभी कभी आरबीआई भी संकट में पड़ जाता है। गवर्नमेंट की और लायबिलिटी और बैंकों की वाणिज्यिक देनदारियों को करने के लिए उसके पास भी पैसे की कमी हो जाती है। तो क्या करता है वो? तो जो भी आरबीआई जो सिक्योरिटी बेचा रहता है या गवर्नमेंट बॉन्ड होता है कमर्शियल बैंकों के पास, तो वो कहता है कि हमको बेचो, यानी वो ले लेता है, खरीदता है। ऐसे नहीं कि मुफ्त में दे देगा। तो उस पर क्या मिलेगा उसको? रेपो दर पर वो ब्याज देता है, लेकिन रिवर्स रेपो पर वो ब्याज लेता है। कमर्शियल बैंक क्या करता है? रेपो दर पर तो ब्याज देता है, लेकिन रिवर्स रेपो पर ब्याज लेता है। ठीक है ना? सबकी एक टर्मिनोलॉजी पढ़नी हुई है और जिसको फॉलो करेगा तो आगे बढ़ेगा। ठीक है ना? और ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में क्या होता है? ओपन मार्केट में
सरकारी प्रतिभूतियों का, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, GSE का मतलब गवर्नमेंट सरकारी प्रतिभूतियां। प्रतिभूति क्या होती है? आप लोग बहुत मतलब प्रतिभूति क्या है? हाँ? प्रतिभूति का मतलब एक बांड जो सरकार RBI को देती है, RBI सरकार को देती है। गवर्नमेंट ये RBI शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को देती है और वो RBI को उतना लगन आदान प्रदान नहीं करती, लेकिन एक सिक्योरिटी के रूप में उस बांड को बेचते और खरीदते। ठीक है ना? तो ओपन मार्केट में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने से क्या होगा मार्केट में? अगर RBI सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना शुरू कर दे कमर्शियल बैंक में, तो क्या होगा उससे? कमर्शियल बैंक की स्थिति बेहतर होगी, खराब होगी? हाँ, खरीदना शुरू कर देगा। RBI खरीदता है क्या? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो क्या होगा? उसके पास SCB के पास तरलता बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ो। अगर खरीदेगा तो शेड्यूल बैंक के पास बढ़ेगा, अगर बेचता है तो बेचता है तो क्या करेगा? जितने भी सिक्योरिटी बांड है, जो कुछ भी है, वो बैंकों से कहेगा कि नहीं आप हमको दो। तो अगर आपसे खरीद लिया जाए, आपकी तनख्वाह 10,000 है, आपसे सामान खरीद लिया आपने, तो आपका सिक्योरिटी बची कहाँ? नहीं बची। और नहीं बची तो आप लोन देंगे ही नहीं। आपकी लिक्विडिटी क्या हो गई? तरलता क्या हो गई? कम हो गई। तो आप लोन नहीं दे पाएंगे, यानी स्टॉक का सृजन नहीं हो पाएगा। आम जनता के पास मुद्रा की कमी हो जाएगी। क्लियर है? दिखाने की आवश्यकता है इसको? दिखाने की आवश्यकता है कि नहीं? नहीं ना? फिर मैं इसको आगे बढ़ जाता हूँ। हाँ, लिखवा दें, लिखवा दें। चलिए लिखवा दें। बैंक दर, बैंक दर और बैंक रेट वह ब्याज दर है, वह ब्याज दर है जिस पर RBI अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को बिना किसी अनुमोदित प्रतिभूतियों को क्या बोलते हैं? ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल क्या होता है? कोर्स। ट्रेजरी बिल क्या होता है? कोर्स। बिल यानी आदान प्रदान। ठीक है ना? प्रत्येक जिले में एक ट्रेजरी होती है। ठीक है ना? तो गवर्नमेंट प्रतिभूतियों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। क्या करता है? दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। यह RBI द्वारा
यह आरबीआई द्वारा रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25, ठीक है। बेसिस पॉइंट को हम 0.25 पर तय की जाती है। 31 मार्च 2022 तक बैंक दर 31 मार्च 2022 तक बैंक दर 4.25%। कितना थी? 4.2%। यह बैंकों की साख सृजन की शक्ति को प्रभावित करती है। साख सृजन शक्ति को प्रभावित करती है, ठीक है। अगर बैंक रेट में कमी कर दी गई तो क्या होगा परिणाम? बैंक रेट में अगर कमी कर दी गई तो मुद्रास्फीति में बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी ना, पक्का, इसमें कोई संदेह? लेकिन कभी कभी पूछता है कि अगर बैंक दरों में अगर वृद्धि कर दिया जाए, बैंक दरों में वृद्धि कर दिया जाए बैंक रेट में, तो मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगी, बढ़ेगी, तटस्थ रहेगा, कुछ भी नहीं, इसमें से कोई शामिल नहीं। तो क्या होगा? ठीक है, अगर बढ़ा दिया गया तो मुद्रास्फीति में क्या होगी? वृद्धि होगी। अगर एक और कमी हो, मतलब इसमें क्या अस्फीति होगी, और जब बढ़ाएंगे तो मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी। क्या होगी? मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी। किससे? बैंक दर के बढ़ने से, और कम होने से अपस्फीति होगी। टर्मिनोलॉजी होती है, यानी मुद्रा का प्रसार होगा, यानी साख का सृजन बढ़ेगा। क्लियर? आगे चलें। तरलता समायोजन सुविधा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तरलता समायोजन सुविधा, देखिए इसमें यह एक मौलिक नीति उपकरण है। यह एक मौलिक नीति उपकरण है जो बैंकों को पुनर्खरीद समझौतों, इसको बोलते हैं रिपोर्ट, REPOS, रिपोर्ट, इसी को रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। के माध्यम से यह एक मौद्रिक नीति उपकरण है जो बैंकों को पुनर्खरीद समझौतों के माध्यम से RBI से धन उधार लेने या
रिवर्स रेपो समझौतों के माध्यम से आरबीआई को ऋण देने की अनुमति देता है। नरसिम्हन समिति रिपोर्ट 1998 के परिणामस्वरूप आरबीआई ने LAF मतलब क्या हो गया? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी तरलता समायोजन सुविधा। इसके अंदर 3 चीजें आती हैं, रेपो, रिवर्स रेपो और एक चीज और आती है सीमांत अस्थायी सुविधा MSF। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज। जो मैंने आपको लिखाया है रेडी, वही LAF है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज, तरलता समायोजन सुविधा हिंदी में। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज, क्लियर है? इसके अंदर 3 चीजें आएंगी, कौन कौन? रेपो, रिवर्स रेपो और MSF। ठीक है, इसका फर्क जारी है। रीपरचेज, रेपो पुनर्खरीद, रिवर्स इसका उसका उल्टा होता है रिवर्स, यानी उल्टा रेपो। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, यानी ये आरबीआई सुविधा देती है किसको? कमर्शियल बैंक को। क्लियर है? तो लीजिए रेपो रेट इन्हों को दिखा देते हैं। यह वह ब्याज दर है, यह वह ब्याज दर है वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को इसको या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अनुमोदित प्रतिभूतियों के विरुद्ध अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। क्या करता है? अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। 31 मार्च 2022 को 4%। ठीक है, अगर रेपो रेट में वृद्धि कर दिया जाए तो उसका परिणाम स्वरूप क्या होगा? कोई बताया? रेपो रेट में अगर वृद्धि कर दिया जाए तो क्या परिणाम होगा? बोलिए, देखिए पूरा ग्राफ बना हुआ है। क्या होगा अगर रेपो रेट में अगर वृद्धि हो जाएगी तो
हाँ कैसे हो जाएगी इसको बताइए थोड़ा सा, इसको डिफाइन कीजिए। अर्थव्यवस्था में तरलता क्या हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी, और तरलता कम होगी तो मुद्रास्फीति या मूल्य क्या होंगे, मूल्य क्या होगा आपका, वस्तुओं सेवा का मूल्य घटेगा, यानी मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी। ठीक है, ठीक है। अगर रेपो रेट में कमी कर दी जाए तो क्या होगा, वाणिज्यिक बैंकों के पास SCB के पास क्या होगा, लिक्विडिटी क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ जाएगी। और इसके बढ़ने का मतलब क्या होता है कि 100 रुपये का वो कितना कर लेते हैं, वो 100 रुपये बढ़ाकर कितना कर लेते हैं, वो बढ़ाकर 100 रुपये का अगर वो कहा जाए तो कितना बढ़ा लेती है, 100 रुपये कितना बना लेती है, 100 का 200, 300, 400, 500, 1000 कितना होगा। क्रेडिट क्रिएशन या 7% कितना कर सकता है 100 रुपये, लगभग 100 रुपये का वो 1000 रुपया बना लेगा, 100 रुपये का वो 1000 रुपया बना लेगा। कैसे लेगा, 100 रुपया ही, तो आपको आपने 100 रुपया बैंक को जमा किया, ठीक है ना, आपने क्या किया, बैंक को जमा किया, तो तत्काल तो आपको आवश्यकता होगी नहीं, अगर होगी भी तो कितनी आवश्यकता होगी, 10 रुपये या 20 रुपये, तो 20 रुपया वो अपने पास रख लिया। कि आपको कितनी आवश्यकता होगी पहले जानता है, 20 रुपये से ज़्यादा आवश्यकता रुपये करने नहीं, कोई पूरा पैसा तो निकालेंगे नहीं, क्लियर है। तो क्या करेंगे वो कि 10% 10 रुपया वो निकाल दिया पहले से, ठीक है, बचा कितना, 90 रुपया। 90 रुपये क्या करेगा, कितने पर लिया है आपसे, आपको कितना ब्याज देगा वो, 3%, 3 से 3.5%, लेकिन आपको ब्याज कितने पर देगा वो, 8 से 9 या 10%। और सोचिए ये ले रहा है, दे रहा आपको 3% और देगा कितने पर, लगभग 8 से 10%। अगर पर्सनल लोन पर जाइए तो 10% है, किसी और प्रॉपर्टी पर जाइए, किसी ऐसे चुकाइए भाई 8% देंगे। आपको पैसे आवश्यकता है, उसके आधार पर उनका ब्याज तय होगा। तो अगर मान लीजिए 90 रुपया है और 10% के हिसाब से जोड़िए तो कितना हो गया, और इन्होंने 9 लोगों को दे दिया, ब्याज कितना दिया, 9 लोगों को, और 90 रुपये के हिसाब से, और इसका 10% जोड़ लीजिए, 10% कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 900 प्लस वो और 100 रुपये, ये कितना हो गया, 1000 रुपये हो गया। और उस 100 रुपये का 1000 रुपये बनाया, उसी में अपना पूरा स्टाफ का खर्च निकाला, वेतन निकाला, ठीक है, RBI से जो उन्होंने लिया था, क्या बैंक रेट, SLR और CR, उसको मैनेज करते हुए भी रेपो रेट को देते हैं। इसीलिए अगर मान लीजिए उन्होंने लोन 100 रुपया कर दिया, आपको आवश्यकता पड़ गई 10 रुपये की तत्काल, आप अकाउंट में उनके पास लिक्विडिटी नहीं है, तो तुरंत कहेंगे RBI को, हमको मात्र 4 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए हमको आप 1 करोड़ रुपये दे दीजिए, तो वो दे देंगे और आपको 100 रुपये का, यानी 100 रुपये से भाई 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये तक भी आपको दे देंगे। अगर आप पूरा निकालते तो कहेंगे कि आपकी इसकी यूटिलिटी क्या है, कहाँ लगाएंगे,
कहाँ खर्च करेंगे? जहाँ खर्च करेंगे वहाँ आप हिसाब देंगे। अगर गाड़ी खरीदते हैं तो भी इनकम टैक्स जाएगा, पूरा लिखित में होगा सर। तो वो लगभग 100 रुपये का 1000 रुपये 7 से जब करने को, तो मान लीजिए अगर 1 लाख रुपया हुआ या 1 करोड़ रुपया हुआ जिस व्यक्ति के पास, तो 1 करोड़ रुपया करेंगे, 10 करोड़ रुपये करेंगे या 1000 करोड़ रुपया करेंगे। जब 100 रुपये का 1000 रुपये 10 गुना करेंगे, 1 करोड़ का 10 करोड़ करेंगे, और सबको उलझाए रखेंगे। और चलता कितना है भाई? बैंक क्या करता है? देता भी है और लेता भी है। तो कुछ लोग जमा करते हैं, मान लीजिए कि आपके पास पैसा नहीं रहा एक व्यक्ति के पास, लेकिन अगला व्यक्ति जिसको लोन दिए हैं वो चुकाएगा भी, तो हर मंथली EMI पे आएगी तो वो उसका भुगतान कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक जगह से भी नहीं आया, 2 जगह से नहीं आया, तो अभी 8 लोग हैं, जो 8 लोग बैंक में जमा करेंगे मंथली, तो उनको कोई कमी होगी देने में, और आप भी खुश होंगे। आपको ब्याज दे रहे हैं कितना? 3 से 4%, और दूसरे कितना दे रहे हैं? 10%। बैंक यही काम कर रहा है। और जरूरत पड़ भी गई तो सबसे कम दरों पर 3% से 4% पर RBI उन्होंने लिया, और फिर पुनः लेकर हर 15 दिन पर इसका क्लियर, कोई दिक्कत। और इसी से पूरा जो काम करता है SSB, सब्सिडी, तरलता, आम जनता, आम जनता के पास लिक्विडिटी बढ़ती है या भाई? डिमांड और सप्लाई से क्या रिलेट होगा? डिमांड सप्लाई इक्वल टू P। इसका मतलब क्या होगा? डिमांड इक्वल टू सप्लाई इक्वल टू P, यानी मांग और पूर्ति के आधार पर मूल्य का निर्धारण। ठीक है, अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो मूल्य क्या होगा? हाँ? कम होगा ना, हुआ कि नहीं होगा? क्योंकि पूर्ति ज्यादा है, सामान बिक ही नहीं रहा है मार्केट से। मार्केट में क्या है? कोई ले नहीं रहा, खरीदार आ ही नहीं रहे हैं। और जो व्यापारी पैसा लगाया है वो कह रहा है कि हमको 20% लाभ नहीं चाहिए, हमको 2% लाभ मिल जाए, तब भी सामान को हटाए, फिर वो 4% ही मिल जाए, लेकिन लाभ उसको बिना लाभ को भी नहीं बेचेगा। तो मूल्य जो होगा 1000 रुपये का, वो सीधे घट करके आ जाएगा कितना? 8%, 800 पर आ जाएगा। तो अगर 800 पर होगा तो आपके पास 200 क्या होगी? एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई। जो 1000 रुपये का मूल्य दे रहे हैं, 200 रुपये का क्या हो गई? बचत हो गई। उस 200 रुपये कोई और चीज़ पर आप व्यय करके अपनी संतुष्टि को पूरा कर सकते। हो सकता है जो 1000 करोगे, 800 करके 200 रुपये का आप एक लोअर टी शर्ट भी कर सकते हैं, कर सकते नहीं? ये चीज़ क्लियर हुआ? चलिए आगे। रिवर्स रेपो, यह वह ब्याज दर है, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, यह वह ब्याज दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है। इस पर ब्याज दर, यह वह ब्याज दर है जिस पर RBI देश के वाणिज्यिक बैंकों से निधियों को उधार लेता है। निधि मतलब खजाना, यानी प्रतिभूतियों के आधार पर वो उधार लेता है। 31 मार्च 2022 को यह 3.35 था। कितना था? 3.35। सीमांत स्थायी सुविधा मतलब MSF,
बेसरकारी यानी कौन? सभी वाणिज्यिक बैंक, सभी वाणिज्यिक बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को संपार्श्विक के रूप में उपयोग करके दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंत में अपनी निबल मांग और सावली देयताओं के के 2% तक रात्रि पर्यंत अल्पकालिक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। फिर से लिख लीजिए आपको, सभी वाणिज्यिक बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को संपार्श्विक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। संपार्श्विक का मतलब क्या होता है? बोलिए। संपार्श्विक इसका मतलब ये हुआ कि रेपो और रिवर्स रेपो के अलावा भी इसके बावजूद भी अगर बैंकों को काम नहीं चलता है तो जितना उनके पास सिक्योरिटी है, जैसे 1000 की सिक्योरिटी उनके पास है, तो उसका 2% तक का रात भर के लिए या 1 से 2 दिन के लिए वो ऋण आरबीआई से ले सकते हैं और अपना काम चला करके फिर 15 दिन में उसको, ठीक है ना। ये विशेष सुविधा और ये हमेशा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है ना। वो बैंकों के लिए जो नए नए बैंक होते हैं उनके पास सुविधा नहीं हो पाती है, लिक्विडिटी कंटेंट कम हो जाती है, वो साथ सब्जेक्ट नहीं कर पाते, जैसे वो लोन देना चाहते हैं लेकिन छुट्टी हो गई या और कोई कारोबार ये सब नहीं कर पाए और डिपॉजिट आ गई, यानी जिसका पैसा वो पैसा लेने आ गए, तो उससे तो क्या होगा, उतना आरबीआई के पास भाग के जाएंगे और 2% पर उतना लेकर के 2% से ज़्यादा एमएसएफ ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन रेपो रिवर्स रेपो के अतिरिक्त, ठीक है ना। खुला बाजार संचालन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, यह खुले बाजार में ओपन मार्केट ऑप्शन, यह खुले बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री से संदर्भित होते हैं। बिक्री से संदर्भित होती है, आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर
आर्थिक नियंत्रणों के भीतर, आर्थिक नियंत्रणों के भीतर से नगद शेष राशि वापस निकालकर पैसे की आपूर्ति कम कर देता है, पैसे की आपूर्ति कम कर देता है, जिससे मुद्रास्फीति नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, आगे देखिए। CRR कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। यह बैंकों की, यह वाणिज्यिक बैंकों की कुल मांग, यह वाणिज्यिक बैंकों की कुल मांग और सावधि देयताओं का न्यूनतम प्रतिशत है। जिसे कोई वाणिज्यिक बैंक नकदी के रूप में आरबीआई के पास जमा करने के लिए बाध्य होता है। अगर मान लीजिए किसी बैंक के पास अगर न्यूनतम राशि से कम हो गया तो क्या करता है आरबीआई? 3% से 5% दंड के रूप में ब्याज वसूलना शुरू कर दिया, जब तक कि उनके पास अपना रेशियो नहीं हो। ठीक है, एक देखिए आपको कि CRR को सब लोग जानते हैं। गवर्नमेंट ने 2016 में वृद्धिशील नगद आरक्षित अनुपात को जारी किया। वृद्धिशील नगद आरक्षित अनुपात, वृद्धिशील नगद आरक्षित अनुपात। नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त तरलता का प्रबंध करने के लिए, अतिरिक्त तरलता का प्रबंधन करने के लिए विशुद्ध रूप से अस्थायी उपाय के रूप में आरबीआई द्वारा अध्याय द्वारा 2016 में प्रस्तुत किया गया, चालू किया गया। ठीक है, क्लियर है? आगे चलिए। वैधानिक तरलता अनुपात SLR
आर, वैधानिक तरलता अनुपात। यह वाणिज्यिक बैंकों की शुद्ध मांग और समय देयताओं का वह प्रतिशत है जैसे 3 रूपों में हो सकता है। ऐसा किस रूप में? 3 रूप में, कैश या गोल्ड या सिक्योरिटीज, प्रतिभूति, या इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। क्या आपने नगद, स्वर्ण या प्रतिभूति बांड के रूप में आरबीआई के पास रखना अनिवार्य होता है। यह 0 से 40% तक हो सकता है, या इसकी सीमा कितनी हो सकती है? 0 से लेकर के 40% तक। ये आरबीआई के सोलवे के ऊपर निर्भर होता है। क्लियर है? अब अगर मुद्रास्फीति पर क्वेश्चन आएगा, इन तीनों से मतलब आप बना लेंगे इसको। अगर मान लीजिए मुद्रास्फीति को कम करना है तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा कि घटेगा? क्या करना चाहिए? अगर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाना होगा या घटाना होगा? बढ़ाना होगा ना? कैसे? रेपो रेट को रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या अंतर है? हाँ, बैंकों से लेती है। अगर बढ़ा देगी तब भी रिवर्स रेपो में बढ़ा दिया तो जो वाणिज्यिक बैंकों के पास अतिरिक्त रहता हो वो सब आरबीआई के पास से ले जाएगी। ठीक है? रिवर्स रेपो बढ़ा दिया तो भी क्या होगा? बैंकों के पास रहता कम हो जाएगी। दोनों स्थिति है, लेकिन दोनों एक दूसरे क्या हैं? अपोजिट, विपरीत हैं। ठीक है ना? क्लियर हुआ ये मल्टीपर्सन? इसके अलावा कभी कभी होता है, गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो गई। इतने सब तंत्र के बावजूद भी क्या होती है? फेल हो जाती। क्यों फेल हो जाती? भाई मौद्रिक नीति के फेल होने क्या कारण है? वर्तमान समय में भारत सरकार मौद्रिक नीति पर जोर तो देती रहती है, तो क्यों फेल हो जाती है? क्या रीजन? इतने इनके प्रावधान नियम है, इसके बावजूद भी एनबीएफसी का मतलब समझते हैं आप लोग? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है?
गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था वो कौन कौन से होते हैं? जैसे नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में? सर आ गए बंद कर देते कब देख लेंगे? अच्छा ठीक है यार, हम समझे कि हमारे पास 5 बजे चलिए। ठीक है मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है आपको